अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, लेकिन पहले आपको कहेंगे ईद मुबारक वो लोग जो कि अब ईद की नमाज़ पढ़ चुके हैं, जिन ममालिक में अभी ईद मनानी शुरू की है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान में जब मैं ये व्लॉग अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो रात का वक्त है और सुबह होने में अभी काफ़ी वक्त है, तो इसलिए अभी ईद के नमाज में और ईद की बाकायदा मुबारकबाद में थोड़ा सा वक्त है। लेकिन जो लोग ऐसे जो कि देर से ये वीडियो देखेंगे उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, इसीलिए मैं ये स्पेशल व्लॉग भी कर रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले आपको ये बता दें आज के व्लॉग में है क्या क्या। तो सबसे पहले तो आपको आज ये बताएंगे कि ख़बरें हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जी इस ईद पर ईदी मिली है। ईदी किसको मिली है वो आपको बताएंगे। दूसरी तरफ अवाम का क्या हाल है और क्या आखिरी रात बकरा मंडियों में देखा गया, उससे मुतल्लिक आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ कुछ लोग जो सऊदीया के दौरे पे गए थे वो वापस रवाना हो चुके हैं और कुछ लड़ाइयाँ हो गई हैं बैरूनी मुल्क भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आज बात करते हैं जी, क्योंकि चांद रात है, एक तरह से ये इसको चांद रात कहा जा सकता है। चांद की वजह से नहीं कि चांद आज निकलना है, क्योंकि ज़ाहिर है आज तो 9 ज़िलहज है पाकिस्तान में। अब तकरीबन रात चूँकि शुरू हो चुकी है तो 10 ज़िलहज कह सकते हैं आप। लेकिन इसलिए चांद रात कहा जाता है कि जी क्योंकि ईद से पहले ये आखिरी रात है। आमतौर पर इस रात को बड़ा रश हुआ करता है बकरा मंडियों में, और आमतौर पर यह भी देखा गया है कि इस वक्त तक रात गए तक जानवर काफ़ी ख़त्म हो चुके होते हैं। बहुत सी मंडियां खाली हो चुकी होती हैं। व्यापारी शाम को ही अपने जानवर बेच के फ़रोख्त करके अपने अपने आबाई इलाकों का रुख कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी खड़े होते हैं जिनके जानवर, और आखिरी रात जो लोग रह गए होते हैं ख़रीदारी करने से वो भी पहुंच जाते हैं कि शायद कोई सस्ता जानवर अब आखिरी रात कोई दे ही जाए कि चलो जी जा रहा हूँ तो आखिरी एक आध जानवर बचा है तो वो भी दे दें। लेकिन आज इसके बरक्स ये देखा गया, मेरी कराची में जो बहुत बड़ी मवेशी मंडी है उसके तवस्सुत से कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि गुज़श्ता बरसों की निस्बत इस दफ़ा रात गए तक भी जानवरों से मंडियाँ भरी हुई थी। बहुत ज़्यादा तादाद में ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे थे, जबकि इस वक्त तक तो रात के आप यूँ कह लें कि बस हर कोई उठा के भागने की कर रहा होता है कि बस लेके निकलने वाली बात करें, क्योंकि वक्त नहीं रह गया होता। लेकिन इस दफ़ा बहुत से जानवर खड़े रह गए हैं। और इसी तरह मैंने कुछ पेशावर की मंडी से भी अपडेट्स ली और कुछ मैंने चीज़ें, ज़ाहिर लाहौर का तो मैंने आपको थोड़ा खुद भी बताया था जो पिछला व्लॉग था उसमें भी। तो इन तमाम जगहों पर यही आइडिया हो रहा है कि इस दफ़ा क़ुव्वत ख़रीद लोगों की बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। यही वजह है कि जानवर बहुत कम ख़रीदने के लिए लोग पहुँचे हैं। अब देखिए कि इसका असर ओवरऑल इकॉनमी को कैसे हिट करेगा, कि जहाँ इन लोगों ने ख़रीदारी नहीं की तो जो व्यापारी हैं जिनके जानवर नहीं बिके उनके लिए भी तो नुकसान हुआ है। तो ये ओवरऑल आपको ये डिपिक्ट करता है कि आपकी जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो किस तरह की है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अभी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 44.7% हमारी जो आबादी है वो ख़त गुर्बत से नीचे चली गई है, गरीब हो चुकी है, जिसके लिए खाना खाना मुश्किल हो चुका है। तो दूसरी तरफ अब हमें ये नज़र आ रहा है कि जो आपकी रूटीन की चीज़ें थी जिसमें हम आमतौर पर देखते हैं कि लोगों का एक जोश खरोश होता था और लोग ख़रीदारी कर लेते थे, वो तक भी अब जो है वो मुतासर हो चुकी हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है कि अवाम जो है वो इतने पिसे हुए हैं कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए भी उनके पास रकम नहीं है, और वो अपना शौक़ जो है वो दिल में लिए ही इस ईद पर इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई और ही उन्हें कम से कम कुछ गोश्त भिजवा सके, क्योंकि जो हालात हैं वैसे भी ईद के अलावा भी लोग अब गोश्त इतना फ्रीक्वेंट खा नहीं सकते। ख़ास तौर पर मटन और बीफ के लिए तो बिल्कुल वो सिर्फ बेचारे ख्वाहिश ही कर सकते हैं। तो इस ईद पर ख़ास तौर पर जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, प्लीज़ 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 आपसे मेरी बेहद रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बांटिए और ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश तबके को नज़र में रखिए। दूसरी तरफ जहां आवाम का ये हाल हुआ पड़ा है, वहीं आज ये खबर सुनने को मिली कि जनाब स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के लिए जो मरात और ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं उनकी तनख्वाहों में 500 से 600% इजाफा कर दिया गया है, और यकदम उनकी जो तनख्वाह है वो बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दी गई है। मैं हैरान हो गई ये देखकर कि इसका इत्तलाक भी उन्होंने अभी अगले महीने से नहीं किया, बल्कि 1 जनवरी 2025 से किया। यानी जो ये पिछले
5 महीने, बल्कि अब तो अगर जून भी ऐड कर लें तो 6 महीने की जो तनख्वाहें हैं वो उनको उसी हिसाब से मिलेंगी। यानी उन्होंने पीछे से उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी है ताकि वो सारी 5-6 महीने की तनख्वाहें भी उनको डबल ट्रिपल होकर, बल्कि डबल ट्रिपल कहाँ, 600% इजाफा, तकरीबन अगर कोई 2.5-3 लाख थी तो वो बढ़कर अब जो है वो 13 लाख रुपए इन्होंने कर लिए। आप अंदाज़ा लगाइए। अब इनमें से अगर आप चेयरमैन सेनेट को देखें या अयाज सादिक साहब को देखें तो क्या ये कोई बहुत गरीब लोग हैं जिनका वाकई सिर्फ तनख्वाह के ऊपर गुजारा हो रहा है, कि अगर इनकी तनख्वाह कम होती तो इनके लिए कोई मुश्किल हो गया है कि ये अपना बटर और ब्रेड कैसे चलाएंगे। तो ये आप इनकी बेहिसी को देखिए कि ऐसे वक्त में कि जब आम लोग जो हैं वो किस तरह मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहीं पर ये लोग आज भी अपनी ही सिर्फ सोच रहे हैं। पहले ही इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं वज़रा की, अरकान असम्बली की, और अभी भी इनका दिल नहीं भर रहा। हर रोज़ कभी किसी मुशीर की तादाद में इजाफा होता है, कभी कोई तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, कभी कोई मुराद में इजाफा हो रहा है, ऐसे जैसे कि कोई अमीर कबीर मुल्क है और कोई कानून के ख़जाने हाथ लगे हुए हैं कि कोई फिक्र ही नहीं है कि भाई कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स ही होते हैं कि कम से कम आप अपने अवाम को ये देते हैं कि हाँ जी, अगर आप मुश्किल में हैं तो हम भी आपके साथ मुश्किल में हैं। लेकिन यहाँ पर बजट आने से पहले इस किस्म की चीज़ें की जा रही हैं ताकि बाद में सारा जो कचूमर है वो बेचारी आवाम का निकाला जाए। ये इस कदर जोहला हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बेहिस भी हैं और ये इस तरह के लोग हैं कि इनको किसी चीज़ का पता भी नहीं है, नालायक भी हैं। मैं आज ही ये देख रही थी कि वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, सूबाई वज़ीर हैं सलमा भट्ट साहिबा के, जट हैं पता नहीं भट्ट हैं, तो वो जनाब चावलों की किस्में गिनवा रही हैं। उन खातून को चावलों की किस्मों के नाम भी नहीं पता कि चावल किस किस्म के होते हैं। वो पता नहीं क्या नाम, कच्ची पक्की पोनी और कुछ टोटा छोटा ये गिनवा रही हैं। ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये तो मतलब नॉर्मली हर दूसरे बंदे को पता होता है कि चावलों की किस्में कौन कौन सी हैं पाकिस्तान में। और ये पहली दफ़ा है कि 5 की 5 जो आपकी मेन क्रॉप्स थी, यानी गंदम, कपास, मकई, चावल, ये सारी जो आपकी मेन क्रॉप्स थी और गन्ना, ये आपकी पहले से डाउन गई है प्रोडक्शन। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये इन लोगों ने आके पाकिस्तान की मईशत का हाल किया। हर जो दूसरा इसमें आप कह लें कि जो कोई शोबा लगा लें जो आप मईशत का, वो इसी तरह का शिकार है। दूसरी तरफ इनके अपने क्या हैं जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब चले गए हैं ईद मनाने के लिए अपने बच्चों के पास, और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो फील्ड मार्शल साहब के साथ गए हुए थे अभी उम्रा करने। 2 रोज़ा उनका ये दौरा था, उसमें उन्होंने उम्रा भी अदा किया और साथ में सऊदी वली अहद से उनकी मुलाकातें भी हुई। ये मुलाकातें ज़ाहिर है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब भी सऊदी वली अहद से मुलाकात की बात होती है तो हर कोई इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के तनाजुर में मईशत के हवाले से भी और अदरवाइज़ भी बहुत सारे मामलात में ये अहम मुलाकातें होती हैं। तो बहरहाल वहाँ से ये लोग अब वापस लौट आए हैं। अब जो ईद वाला दिन है वो अपने मुल्क में भी कुछ गुजारेंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो ये जो है वो एक इनकी तरफ से एक अहम दौरा था। काफ़ी इसके ऊपर आज गुफ्तगू भी हो रही थी, इसलिए कि एक तस्वीर जो आई इस दौरे की, उसमें जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं हुसैन नवाज, वो भी देखे जा सकते हैं, जो बिल्कुल आसिम मुनीर साहब के साथ शाना बशाना खड़े हुए थे। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब थे और एक तरफ वो खड़े हुए थे। तो इस पर भी बहुत से सवाल उठ रहे थे कि ये किस कैपेसिटी में इस तरह का प्रोटोकॉल लेकर और पूरा ये इस तरह से उम्रा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी बात हो रही थी कि आर्मी चीफ है या फील्ड मार्शल है, तो चलिए वज़ीर आज़म की तो समझ में आती है कि वो आपके साथ ओहदे पर हैं और आप जाते हैं, लेकिन किसी और जो शरीफ फैमिली के मेंबर के साथ उनका होना और शरीफ फैमिली के लोगों का उनके साथ जुड़े हुए होना, ये क्या तासुर है। तो अब बेसिकली वही बात है कि ये तो एक हरम है, हरम में तो कोई भी आ सकता है, किसी को तो रोका नहीं जा सकता, और ज़ाहिर सी बात है पर्सनल टर्म्स तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन इससे ये बहुत ज़्यादा तासुर स्ट्रॉन्ग होता है कि जैसे जो फ़ौज है वो पूरे मुल्क की फ़ौज होनी चाहिए, वो हर सियासी जमात की फ़ौज होनी चाहिए। ये कोई ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि जनाब हमारे जो कोई एक ओहदेदार हैं, फील्ड मार्शल हैं या आर्मी चीफ हैं, वो किसी एक ख़ानदान के साथ कोई ज़्यादा क्लोज़ हैं या इस तरह की चीज़। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर इसी तरह से काफ़ी तनकीद जो है वो हो रही थी सोशल मीडिया पर।
دوسری طرف جی آج یہ بھی ایک خبر کافی گردش پہ رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے ایک بہت قریبی دوست اور ان کے ساتھی کے ساتھ ہو گئی ہے لڑائی، اور ٹھیک ٹھاک قسم کی ہو گئی ہے، بلکہ راہیں جدا ہو گئی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جی ایلون مسک کی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر کے سربراہ بھی ہیں، ویسے بھی بہت بڑے صنعت کار، بہت بڑے تاجر، بہت امیر کبیر انسان ہیں۔ تو ایلون مسک کی آپ نے دیکھا کہ بڑی ایفرٹ رہی ہے، پوری کیمپین جو ڈونلڈ ٹرمپ کی چل رہی تھی اس میں وہ شانہ بشانہ رہے، اور تمام انہوں نے ایفرٹ بھی کی۔ اس کے بعد انہیں باقاعدہ طور پر گورنمنٹ میں ایک شیئر بھی دیا گیا، شیئر مینز کہ ان کو اس میں شامل رکھا گیا، اور ہر اہم معاملے کے اوپر، ہر اہم موقع کے اوپر وہ اور ان کے صاحبزادے بھی ایون موجود رہے۔ اور الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ جی ایک بل کے اوپر ان کا اعتراض شروع ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور پھر وہ اتنا بڑا کہ انہوں نے باقاعدہ اعلان حکومت سے علیحدگی کا اعلان بھی کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے واضح انداز میں تنقید بھی کی۔ اور اب بات اس قدر بگڑ گئی ہے کہ ایلون مسک تو یہ تک کہہ بیٹھے ہیں کہ اگر وہ سپورٹ نہ کرتے تو ڈونلڈ ٹرمپ تو صدر ہی نہ بنتے، ان کا الیکشن جیتنا ہی ممکن نہیں تھا، تو یہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ تو بات وہاں پہ ہو گئی ہے کافی خراب۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی انہیں بڑی مایوسی ہوئی ہے ایلون مسک کے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے صحیح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا اور بلا وجہ اس بات کا اتنا بتنگڑ بنایا ہے، اور انہوں نے ان کے اوپر کچھ زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ تو بہرحال جی ایلون مسک ہو گئے ہیں ان سے علیحدہ۔ بہت سے لوگ یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ ایلون مسک کے حکومت سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کچھ مشکلات بھی بڑھ جائیں گی اور ان کے لیے کچھ پریشانیاں بھی بڑھ جائیں گی۔ تو ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں پر کوئی پاکستان کی طرح کی تو گورنمنٹ ہوتی نہیں ہے کہ جناب وہ کوئی ایک فارورڈ گروپ بنے گا اور وہ علیحدہ ہو جائے گا اور حکومت گرا دی جائے گی، بلکہ بہت میمز بن رہی تھی کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ اب کیا کریں گے، کیا ایلون مسک کے کارخانے بند ہو جائیں گے، کیا ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے گا، یا کوئی FIR کٹ جائے گی ان کے اوپر، کیا ہوگا؟ کیونکہ یہاں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری مذاق میں میمز تو بن رہی تھی، لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فوری اثر نظر آئے گا یا کوئی ان کی حکومت کو ہی خطرہ ہو گیا، اوبویسلی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ضرور انٹرسٹنگ ہے کہ ایلون مسک نے یہ ایک اعلان کیا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک الگ سے پارٹی نہیں بنائی جائے۔ تو یہ ایک دلچسپ معاملہ ہوگا کہ کیا وہ اتنے پاپولر ہوں گے کہ ایک نئی پارٹی کھڑی کریں اور پھر اس کو پذیرائی بھی عوام میں ملے۔ تو اس کا امکان تو ہو سکتا ہے آگے چل کے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاسی میدان میں، لیکن یہ ایک ٹائم ٹیکنگ بہرحال پروسیجر ہے، تو اس کو ہم فوری طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بڑی جلدی کوئی ہمیں ریزلٹس یا کچھ اثرات نظر آئیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔